बच्चे लास्ट लेक्चर में यानी कि एनाटॉमी के लास्ट लेक्चर में अभी हमने बेसिक टिश्यूज जो है वो कंप्लीट कर लिए। ठीक है, एपिडर्मिस को हम एक टिश्यू सिस्टम की तरह पढ़ेंगे, सिंगल एक टिश्यू की तरह नहीं, पूरे एक टिश्यू अरेंजमेंट की तरह पढ़ेंगे बच्चे। तो उसको आगे के लिए कंसीडर कर रहे हैं, बट अभी अभी तक के लिए हमने वो मेन पार्ट जो है यानी कि एक बेसिक एक्सप्लेनेशन टिश्यू का कवर कर दिया। तो कल हमने डील किया था वेस्कुलर टिश्यूज के साथ यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम। वेस्कुलर टिश्यूज इसीलिए कहा जा रहा है उन्हें क्योंकि वो कंडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, चाहे वो फूड हो चाहे वो वाटर हो, तो उसकी कंडक्शन में हेल्प करेंगे, कंडक्शन में रोल प्ले करते हैं, दैट्स व्हाई वेस्कुलर। लेकिन बच्चे ये जो टिश्यू है ना, जो फूड और वाटर की रिक्वायरमेंट है ना बच्चे, वो हर प्लांट में है और इसीलिए ये टिश्यूज जो है बिल्कुल साथ में ही प्रेजेंट रहते हैं। टिश्यू चाहे कोई भी हो, प्लांट चाहे कोई भी हो या कोई भी प्लांट का पार्ट हो, ये टिश्यू हमेशा साथ साथ में ही रहेंगे, अरेंजमेंट एक साथ ही रहता है बच्चे इनका। तो बच्चे एक बार हम उस अरेंजमेंट को समझेंगे, फिर हम बाकी टिश्यूज की तरफ बढ़ेंगे और फिर टिश्यू सिस्टम्स डील करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए मैं डील कर रही हूँ वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, यानी कि इसमें हम बात करेंगे कि जाइलम और फ्लोएम आपस में अरेंज्ड कैसे हैं। ठीक है, तो द वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो बच्चे अभी तक हम कंपोनेंट्स की बात कर रहे थे कि कंपोनेंट्स जो है जाइलम और फ्लोएम के वो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को फोकस ना करके जाइलम और फ्लोएम का एक पर्टिकुलर रीजन में अरेंजमेंट जानेंगे बेटा। ठीक है, सो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो है इट शोज अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम यानी कि जाइलम और फ्लोएम आपस में रिलेटेड कैसे हैं बच्चे। ठीक है, सो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, एक क्रॉस सेक्शन ले रही हूँ, रूट का भी और स्टेम का भी लेंगे। ठीक है, दोनों केसेस से हम डील करेंगे। तो बच्चे अगर आप रूट का क्रॉस सेक्शन लोगे ना, रूट का क्रॉस सेक्शन यानी कि अगर ये रूट है तो रूट को हमने ट्रांसवर्सली कट कर लिया, तो ट्रांसवर्स सेक्शन ले रहे हैं बच्चे इसका। तो ट्रांसवर्स सेक्शन के दौरान जो हमें डिस्क मिला है उसमें अगर हम जाइलम और फ्लोएम को रिकॉग्नाइज और एनालाइज करें उनकी पोजीशन को, तो एक जोन हमें जाइलम का मिलता जाएगा, एक जोन फ्लोएम का मिलता जाएगा। इस तरीके से अरेंजमेंट है, मतलब जाइलम और फ्लोएम, फिर जाइलम फिर फ्लोएम, फिर जाइलम फिर फ्लोएम, फिर जाइलम फिर फ्लोएम, इस तरीके से। ठीक है, और दूसरा केस अगर आप स्टेम में लोगे, वहां पे जाइलम फ्लोएम का ऐसा अरेंजमेंट नहीं रहता, जाइलम और फ्लोएम जो है वो इस तरीके से रहते हैं, एक तरफ जाइलम फ्लोएम, एक ही जगह जाइलम फिर फ्लोएम, फिर जाइलम फ्लोएम जाइलम और फ्लोएम। मतलब ये दोनों केसेस जो है वो कंसीडर करने वाले हैं अभी हम। तो इस हिसाब से देखा जाए वी हैव नियरली टू टाइप्स और टू डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ वेस्कुलर टिश्यू। तो बच्चे टू टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स आर देयर। इन डायग्राम्स को मैं दोबारा बनाऊंगी। सबसे पहला तो रेडियल अरेंजमेंट। रेडियल अरेंजमेंट रहेगा पहला, और दूसरा है कॉन्जॉइंट। ठीक है, तो रेडियल अरेंजमेंट ऐसा होता है बच्चे, ये वाला, जिसमें क्या होता है एक ही रेडियस पे जाइलम और फ्लोएम नहीं होंगे, वो अलग अलग रेडियस पे पाए जाते हैं। तो बच्चे जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट एट डिफरेंट रेडियस, वो डिफरेंट रेडियस पे प्रेजेंट रहते हैं अगर हम क्रॉस सेक्शन ले तो। ठीक है, तो इस सेम डायग्राम को मैं यहां बना रही हूं ताकि इस अरेंजमेंट को मैं दोबारा से शो कर सकूं। ये अगर हमारे पास रूट का क्रॉस सेक्शन है,
मैं बार बार रूट इसके केस में इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जो अरेंजमेंट है ना, रेडियल अरेंजमेंट, इट इज फाउंड इन रूट्स ओनली। ये रूट्स में मिलता है ऐसा अरेंजमेंट, ठीक है। तो अगर इन रूट का क्रॉस सेक्शन लिया जाए, इस रूट के क्रॉस सेक्शन में हमें जाइलम और फ्लोएम जो है वो अलग अलग रेडियस पे दिखते हैं, ठीक है। लेट्स से दिस इज अ जाइलम, वो एक रेडियस पे है, तो बच्चे फिर स्पेस रहेगी फ्लोएम के लिए, फिर दूसरे रेडियस पे जाइलम, फिर जाइलम, फिर जाइलम, इस तरीके से, ठीक है। ऐसे इस तरीके से जाइलम है, अगर ये जाइलम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो बच्चे डिफरेंट रेडियस पे फ्लोएम रहेगा, यानी कि जाइलम और फ्लोएम कभी भी सेम रेडियस पे नहीं होंगे। तो दिस इज फ्लोएम, ठीक है। तो ये ऐसा अरेंजमेंट हमें रूट्स में मिलेगा, जाइलम और फ्लोएम डिफरेंट डिफरेंट रेडियस में रहेंगे, कभी भी सेम रेडियस को ऑक्यूपाई नहीं करेंगे। बट इफ विल टॉक अबाउट द कंजॉइंट अरेंजमेंट, इट इज फाउंड इन स्टेम्स। स्टेम्स के केस में प्रेजेंट रहता है, तो बच्चे इसमें जाइलम और फ्लोएम डिफरेंट रेडियस में रहते हैं, तो जाइलम एंड फ्लोएम इज प्रेजेंट इन डिफरेंट रेडियस, प्रेजेंट एट डिफरेंट रेडियस, सॉरी सेम रेडियस, तो सेम रेडियस में प्रेजेंट रहेंगे, यानी कि वो बिल्कुल जुड़े रहते हैं एक दूसरे के साथ एक ही रेडियल पोजीशन पे, ठीक है। तो इसीलिए बच्चे इसे कॉन्जॉइंट कहा जाता है, यानी कि दोनों जुड़े हुए हैं। अब कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट में भी हमें दो टाइप्स मिलती हैं, टू टाइप्स, ओपन कॉन्जॉइंट एंड क्लोज कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट। बहुत ही ध्यान से पढ़ना है इसे, ओपन एंड क्लोज कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट। ओपन कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल यानी कि अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, एंड क्लोज्ड conjoint vascular bundle, ठीक है। अब बच्चे इन दोनों केसेस को दिखाती हूँ। पहले तो कॉन्जॉइंट अगर मैं बता दूं तो हम कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट स्टेम्स में देख पाते हैं, जिसमें स्पेसिफिकली आगे मेंशन करूंगी कि कौन सी स्टेम कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, क्योंकि यहाँ पे हम डिफरेंशियल टाइप्स कर रहे हैं। अदरवाइज स्टेम के केस में क्या होता है कि जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पे रहते हैं। अगर ये एक रेडियस है, फिर दूसरा ये रेडियस आया, तीसरा ये रेडियस, इस तरीके से। पर बच्चे जाइलम एक जगह होगा, दूसरी जगह फ्लोएम, इनर साइड जाइलम रहता है, आउटर साइड फ्लोएम, इनर साइड जाइलम, आउटर साइड फ्लोएम, इनर साइड जाइलम, आउटर साइड फ्लोएम। लेकिन फ्लोएम अलग से कभी नहीं होगा, जाइलम और फ्लोएम आपस में अटैच्ड है, इनर साइड वाली तरफ जाइलम एंड देन फ्लोएम। तो इस तरीके से अरेंजमेंट रहता है। लेकिन बच्चे ओपन कॉन्जॉइंट में क्या होता है कि अगर हम एक वेस्कुलर बंडल बता दें, लेट्स से दिस, ये एक वेस्कुलर बंडल है, वेस्कुलर बंडल इस तरीके से रहेगा, ठीक है। हमने एक वेस्कुलर बंडल लिया है यहाँ पे दिखाने के लिए। तो कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट में क्या होता है कि वेस्कुलर बंडल में, ओपन कॉन्जॉइंट में बीच में एक कैम्बियम स्ट्रिप होती है। कैम्बियम हमने बात किया लेटरल मेरिस्टम बच्चे, तो इसमें क्या होगा, कैम्बियम स्ट्रिप, ये फेसिकुलर कैम्बियम है जो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, और इसके नीचे वाली और अंदर वाली साइड जाइलम रहेगा और आउटर वाली साइड फ्लोएम रहेगा। और बच्चे फिर इसे ओपन क्यों कहा गया, इसको बताते हैं, क्योंकि कैम्बियम होने की वजह से दिस वेस्कुलर बंडल इज ओपन फॉर ग्रोथ। कैम्बियम स्ट्रिप फर्दर डिवीजन करेगा और डिवीजन करके सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम बना पाता है, इसीलिए इसको ओपन अरेंजमेंट कहा जाता है बच्चे, ठीक है। सो ओपन के केस में क्या रहेगा, कैम्बियम स्ट्रिप openly forms secondary xylem and phloem। तो सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम जो है वो फॉर्म करेगा।
तो इसीलिए बच्चे इसे ओपन कॉन्जॉइंट कहा जाता है। बट इफ विल टॉक अबाउट क्लोज्ड कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल, तो अनलाइक ओपन वन, दिस क्लोज्ड कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल लैक्स कैम्बियम स्ट्रिप, यानी कि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और लेटरल मेरिस्टम लैक करता है। तो कैम्बियम स्ट्रिप इसमें नहीं होगी और एंड नो सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स, इसमें कोई सेकेंडरी ग्रोथ वेस्कुलर बंडल की नहीं होगी बच्चे, ठीक है। सो इसीलिए इसे क्लोज कहा गया है। यानी कि अगर इसके केस में आप अरेंजमेंट देखोगे ना, एक ही रेडियस में जाइलम और फ्लोएम तो होंगे, जाइलम और फ्लोएम तो होगा, लेकिन ये जो स्ट्रिप है ये कैम्बियम स्ट्रिप नहीं, ये जस्ट एक सेपरेटिंग लाइन है जो इन दोनों को सेपरेट कर रही है, सेपरेटिंग लाइन दिखाई जा रही है जैसे, वो कंप्लीटली सेपरेटेड भी नहीं है। सेपरेटिंग लाइन कौन बनाएगा? ऑब्वियसली जो इनके कंपोनेंट्स हैं, जैसे वो अरेंज हो जाएंगे उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली सेपरेशन आ जाएगा। अदरवाइज कैम्बियम स्ट्रिप जो है वो बीच में बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होगी, जिसकी वजह से कोई भी लेटरल ग्रोथ होता ही नहीं, ठीक है। सो इस तरीके से हमारे पास अरेंजमेंट रहेगा, ठीक है। तो बच्चे अब एक और चीज है, हम कॉन्जॉइंट जो है उसमें ओपन और क्लोज की बात कर रहे हैं। ऑल्दो एनसीईआरटी का हिस्सा नहीं है, बट मैं एक बेसिक लेवल पे उसे डील करूंगी। दैट इज कॉन्जॉइंट कोलेटरल एंड कॉन्जॉइंट बाइकोलेटरल अरेंजमेंट, ठीक है। हमने अभी तक जो किया वो कोलेटरल अरेंजमेंट था, ठीक है। और अब आगे जो करेंगे एक और चीज बताऊंगी, उसमें बाइकोलेटरल अरेंजमेंट है। तो बच्चे वी हैव टू मोर टाइप्स ऑफ कॉन्जॉइंट, इसे अलग से लिख लेंगे। कॉन्जॉइंट के केस में दो टाइप्स हो, कोलेटरल एंड बाइकोलेटरल, ठीक है। इनके साथ अगर मैं आगे टर्म यूज करूं तो आप इससे फेमिलियर होने चाहिए। कोलेटरल में क्या होता है कि हमारे पास इनर साइड जाइलम होगा, आउटर साइड फ्लोएम होगा। तो बच्चे ऐसा अरेंजमेंट यहाँ और यहाँ दोनों दिख रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर यहाँ से फिगर आउट करें ना, तो हमारे पास स्टेम्स में या तो ओपन कॉन्जॉइंट कोलेटरल वेस्कुलर बंडल हो सकता है, या फिर क्लोज्ड कॉन्जॉइंट कोलेटरल वेस्कुलर बंडल हो सकता है। यानी कि ये दोनों कोलेटरल अरेंजमेंट है, एक ओपन फॉर्म में, एक क्लोज्ड फॉर्म। बट बच्चे वी हैव बाइकोलेटरल अरेंजमेंट आल्सो लाइक दिस, जिसमें आउटर साइड फ्लोएम रहेगा, इनर साइड फ्लोएम रहेगा और बीच में जाइलम रहता है, ठीक है। पर हमें जो डील करना है वो मेन अरेंजमेंट है, यानी कि सिर्फ कॉन्जॉइंट कोलेटरल अरेंजमेंट, ठीक है। सो इसीलिए अगर मैं यहाँ पे बात करूं ओपन कॉन्जॉइंट कोलेटरल वेस्कुलर बंडल के केस में, ठीक है, मैं यहाँ पे कोलेटरल भी मेंशन कर देती हूँ। तो ये भी कोलेटरल है, ये भी कोलेटरल साइड में है। तो बच्चे अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ओपन कॉन्जॉइंट कोलेटरल वेस्कुलर बंडल जो है वो प्रेजेंट रहता है एक स्टेम्स, लेकिन डाइकॉट स्टेम, यानी कि डाइकोटिलेडोनस स्टेम में हमेशा सेकेंडरी ग्रोथ होगी क्योंकि कैम्बियम रहेगा। बट इफ विल टॉक अबाउट द क्लोज कॉन्जॉइंट कोलेटरल वेस्कुलर बंडल, तो इट इज प्रेजेंट इन मोनोकॉट स्टेम। तो मतलब हम दो तरह की स्टेम करने वाले हैं इस चैप्टर में, मोनोकॉट का अलग से करेंगे और डाइकॉट अलग से करेंगे, जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ सिर्फ डाइकॉट स्टेम की करनी, ठीक है। और मैं एक और चीज बता दूं, हमारे पास हमारे जितने भी प्लांट्स होंगे उसमें लीफ में किसी में भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, स्टेम में सिर्फ डाइकॉट स्टेम में, और रूट में सिर्फ डाइकॉट रूट में। तो डाइकॉट स्टेम और डाइकॉट रूट सिर्फ यही दो स्ट्रक्चर है जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ देखी जाएगी, अदरवाइज मोनोकॉट स्टेम, मोनोकॉट रूट और मोनोकॉट और डाइकॉट लीफ, चारों में ही सेकेंडरी ग्रोथ बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। सो ये है हमारे पास टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल्स, यानी कि आपस में जो जाइलम और फ्लोएम है वो कैसे अरेंज। सो रिकॉल करते हैं इसे, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में हम जानते हैं जाइलम और फ्लोएम के अरेंजमेंट को, जो कि एक बंडल की फॉर्म में अरेंज होते हैं, जिसे वेस्कुलर बंडल कहा जाता है। तो दो तरह के अरेंजमेंट जो है हम कॉमनली देखते हैं, द रेडियल वन, जिसमें जाइलम और फ्लोएम जो है वो डिफरेंट रेडियस में प्रेजेंट रहते हैं,
और दूसरा होता है कॉन्जॉइंट वन, जिसमें जाइलम और फ्लोएम जो है वो सेम रेडियस में प्रेजेंट रहते हैं। तो रेडियल अरेंजमेंट तो रूट्स में दिखेगा, लेकिन कॉन्जॉइंट जो है वो स्टेम्स में दिखता है, जिसमें से हमारे पास कॉन्जॉइंट में या तो कोलेटरल अरेंजमेंट होगा या तो बाइकोलेटरल अरेंजमेंट होगा। कोलेटरल में क्या होता है, जाइलम अंदर की तरफ और फ्लोएम बाहर की तरफ, जो मेन अरेंजमेंट है। और बाइकोलेटरल के केस में फ्लोएम बाहर की तरफ होगा, दोनों साइड्स होगा, और जाइलम जो है वो बीच में स्टक होगा। तो बच्चे अब कोलेटरल में भी दो टाइप्स है, ओपन कॉन्जॉइंट कोलेटरल वेस्कुलर बंडल एंड क्लोज्ड कॉन्जॉइंट कोलेटरल वेस्कुलर बंडल। जैसे हमने बात की कि कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट सिर्फ स्टेम में प्रेजेंट रहने वाला है, तो बच्चे हमारे पास ये दो कैटेगरीज हम स्टेम्स में ही डील करेंगे। तो ओपन कॉन्जॉइंट में क्या होगा, कैम्बियम होगा, तो फ्लोएम बाहर की तरफ, जाइलम अंदर की तरफ, और बीच में कैम्बियम स्ट्रिप रहेगी जो सेकेंडरी ग्रोथ को प्रमोट करती है। एंड दिस अरेंजमेंट इज फाउंड इन डाइकॉट स्टेम। एंड अनलाइक ओपन वन, क्लोज्ड कॉन्जॉइंट कोलेटरल वेस्कुलर बंडल लैक्स कैम्बियम स्ट्रिप, और फ्लोएम और जाइलम का अरेंजमेंट तो सेम रहेगा, बस कैम्बियम स्ट्रिप नहीं होगी, जिसकी वजह से सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा। एंड इट इज प्रेजेंट इन मोनोकॉट स्टेम। फाइन, तो ये हो गया हमारे पास टिश्यू अरेंजमेंट। इसी अरेंजमेंट को हम आगे टिश्यू जब हम पूरा डील करेंगे, पूरा स्टेम, पूरा रूट और पूरे लीव्स डील करेंगे, तो ऐसा अरेंजमेंट जो है हमें वहां पे समझना है बच्चे। प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, प्रोटोफ्लोएम, मेटाफ्लोएम, और उसके बाद ये सारा कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट जो है, रेडियल अरेंजमेंट जो है, वो हम वहां पे डील करेंगे। सो नेक्स्ट एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है। जैसे मैंने कहा, इट्स अ प्रोटेक्टिव सिस्टम। ये वो सिस्टम है जो प्लांट को प्रोटेक्शन देगा। तो प्रोटेक्शन देने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है कि आउटर बैरियर क्रिएट करना। तो प्लांट जो है वो एपिडर्मिस की फॉर्म में इनिशियल स्टेजेस में, यानी कि अपनी यंग स्टेजेस में एपिडर्मिस को अरेंज करके अपनी आउटर साइड पे। तो बच्चे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में मैं बता दूं, इट्स एन आउटरमोस्ट लेयर व्हिच फॉर्म्स अ कंटीन्यूअस अरेंजमेंट इन अ कंटीन्यूअस अरेंजमेंट। तो आउटर मोस्ट कंटिन्यूस लेयर है ये, कंटिन्यूस लेयर ऑफ compactly arranged cells, यानी कि of elongated cells which are compactly arranged without any gap। वो compactly arranged है बिना किसी गैप के। ठीक है, सो आउटर मोस्ट कंटिन्यूस लेयर है बेटा, ये बाहर रहेगी, कंटिन्यूस रहेगी, कोई गैप नहीं रहेगा, और ये कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, और इनमें सेल्स जो है वो इलोंगेटेड होंगे, यानी कि स्लाइटली लंबे। तो इसका एक बार अरेंजमेंट डील कर लेते हैं कि इस तरीके से हमारे पास ये सेल्स रहते हैं। इस तरीके के सेल्स रहेंगे, प्रॉपर न्यूक्लियस रहेगा इसके केस में, बट साइटोप्लाज्मिक कंटेंट थोड़ा सा कम रहता है। ठीक है, तो बच्चे दिस इज सेल वॉल। इस डायग्राम में ही काफी इंफॉर्मेशन जो है वो डील कर लेंगे। न्यूक्लियस जो है वो अकॉर्डिंगली रहेगा जैसे कि सेल्यूलर अरेंजमेंट में रहता है प्लांट सेल में। हम सेंट्रल जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन हमारे पास लार्जर वैक्यूल जो है इसमें प्रेजेंट रहेगा, तो जो कि डिस्प्लेस करेगा ये न्यूक्लियस को। ठीक है, थोड़ा सा साइड पे कर सकते हैं हम इसे। ठीक है, तो न्यूक्लियस है, उसके बाद इसी केस में इट हैज लेस साइटोप्लाज्म एज कंपेयर टू अदर प्लांट सेल्स, एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से तो बहुत कम रहेगा, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैव बल्क ऑफ साइटोप्लाज्म, तो बहुत कम साइटोप्लाज्म रहता है। एंड नेक्स्ट, साइटोप्लाज्म के साथ साथ इट हैज सेल्यूलोसिक सेल वॉल। ठीक है, सेल्यूलोसिक सेल वॉल रहेगी, साइटोप्लाज्म कम रहेगा, एंड हैज थिक वैक्सी क्यूटिकल लेयर ओवर इट, और ये क्यूटिकल लेयर खुद बनाता है एपिडर्मिस।
ताकि इसके ऊपर वाटर डिपॉजिट ना हो, डायरेक्टली मॉइस्चर एक्सचेंज ना हो, गैसेस एक्सचेंज ना हो। तो प्लांट को बचाने के लिए ये अपने ऊपर एक वैक्सी क्यूटिकल लेयर सिक्रीट करता है, ठीक है, क्यूटिकल लेयर जो कि वैक्सी रहती है, ठीक है, ताकि वाटर अकामुलेट ना हो, सेल्स जो है डैमेज ना हो वाटर अकामुलेशन से। क्योंकि आपको पता है हमारी बॉडी में और सेल्स में भी टेंडेंसी होती है कि वो वाटर मॉइस्चर प्रॉपरली एक्सचेंज करते हैं, ऑस्मोसिस करते हैं, जिसकी वजह से सेल को हार्म हो सकता है। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए वैक्सी कोटिंग है। और बच्चे कहीं भी प्रोटेक्शन देना हो बॉडी में तो वहां पे कंटिन्यूस लेयर सेल की बनाई जाती है बिना किसी इंटरसेल्युलर स्पेस के। तो यानी कि कोई भी गैप या इंटरसेल्युलर स्पेस इनमें रहेगी ही नहीं, ठीक है। अगर हम बात करें कॉलन काइमा और स्क्लेरन काइमा में, वहां पे भी इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं थी, क्योंकि कॉलन काइमा के केस में क्या डिपॉजिट हो गया था कॉर्नर्स पे, पेक्टिन एंड सेल्यूलोज, लिग्निन डिपोजिशन की वजह से हमारे पास वहां पे जो स्पेस थी स्क्लेरन काइमा में वो भी खत्म हो गई थी, लिग्निन बहुत थिक रहेगा डिपोजिशन उसका, तो स्क्लेरन काइमा में थोड़ा सा स्पेस था। और बच्चे एपिडर्मिस को तो स्पेशलाइज फंक्शन करना है, थिकनिंग की तो बात नहीं कर सकते आप, पर स्पेशलाइज फंक्शन करना है कि कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, मॉइस्चर, गैस एंटर या पास ना कर सके। तो बच्चे यही प्रोटेक्टेड टिश्यू का यही अरेंजमेंट रहता है हर जगह। इनफैक्ट अब हम ह्यूमन के केस में एपिथेलियल टिश्यू करने वाले हैं, तो एपिथेलियल टिश्यू के केस में भी आपको सेम अरेंजमेंट मिलेगा। आउटर मोस्ट होगा वो कंटिन्यूस लेयर बनाएगा, एंड सेकेंडली वो कॉम्पैक्टली अरेंज होगा बिना किसी इंटरसेल्युलर स्पेस के, ताकि वो प्रोटेक्टिव फंक्शन एफिशिएंटली कर सके। तो बच्चे एपिडर्मल टिश्यू में ये अरेंजमेंट है। बट व्हाट इफ अगर प्लांट को एक्सचेंज करना है कोई गैसेस को, वाटर को, तो वो कैसे करेगा? इन केस ऑफ लीव्स, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है। रूट्स के केस में वाटर को टेकअप करना है, तो ये एपिडर्मिस के रहते हुए वो पॉसिबल है ही नहीं। इनफैक्ट क्यूटिकल जो है बेटा वो एब्सेंट रहता है रूट के केस में। क्यूटिकल जो है इट इज एब्सेंट इन रूट्स, बट स्टिल अगर कंटिन्यूस लेयर है सेल्स की, तो वो पैसेज जो है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा, है ना। तो एब्सेंट इन रूट्स, बट स्टिल वो वाटर का एब्जॉर्प्शन और पैसेज जो है वो इफेक्ट होगा। तो वाटर एब्जॉर्प्शन को एनहांस करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज को प्रमोट करने के लिए इस एपिडर्मिस को कुछ चेंजेस लानी पड़ती है अपने अंदर। वो बहुत ज्यादा रिजिड या स्ट्रिक्ट पैटर्न से अरेंज नहीं हो सकता। अपने एपिथेलियम और एनिमल के केस में एपिथेलियम की बात नहीं कर सकते, उससे रिलेट नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि वी हैव रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ना, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, पैसेज है, सिस्टम है हमारे पास। बट प्लांट्स के केस में वैसा कोई अरेंजमेंट है ही नहीं। तो प्लांट को एडजस्ट करना पड़ेगा, उसको अपने एपिडर्मिस से एडजस्ट करवाना पड़ेगा कि एटलीस्ट एक्सचेंज पॉसिबल हो। तो इसीलिए वजह ये एपिडर्मल टिश्यू एट प्लेसेस, एट सम प्लेसेस वो कुछ मॉडिफिकेशन शो करता है, ताकि इन सब एक्सचेंजेस में दिक्कत ना हो और फंक्शनिंग जो है वो नॉर्मल रह सके। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो हमें डील करना है इसी एपिडर्मिस की मॉडिफिकेशन का। सो मॉडिफिकेशन के केस में क्या होगा, लीव्स और रूट्स जो है अपने अंदर कुछ चेंजेस लाएंगे। लीफ और रूट्स में कंप्लीट टिश्यू नहीं, हम यहाँ पे एपिडर्मिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो एपिडर्मिस जो है वो अपने अंदर चेंजेस लाने वाला है, ताकि वो एफिशिएंटली कुछ एक्सचेंज पॉसिबल कर सके। सो मॉडिफिकेशन इन लीव्स एंड इन रूट्स, ठीक है। तो लीव्स के केस में हम यहाँ पे बात करेंगे स्टोमा के बारे में। स्टोमा यानी कि स्टोमेटा, स्टोमेटल एपरेटस, वो स्टोमेटल एपरेटस जिसको हम जानते हैं ट्रांसपीरेशन के लिए मेनली, बट इट्स नॉट द मेन फंक्शन ऑफ स्टोमेटल एपरेटस। स्टोमेटल एपरेटस का मेन फंक्शन जो है वो डिफरेंट है, जैसा हम रिकॉग्नाइज करते हैं उससे अपोजिट। और रूट्स जो है उसके केस में रूट हेयर जो है वो है मेन मॉडिफिकेशन, ठीक है। यस, हम स्टेम के केस में भी बात कर सकते हैं, इसके साथ ही कंबाइन करेंगे। तो स्टेम के केस में इट्स ट्राइकोम,
यानी कि स्टेम हेयर। ठीक है, तो ये तीन चीजें जो है, तीन मॉडिफिकेशंस जो है वो हम डील करने वाले हैं। तो एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहला लीव्स के केस में जो इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन है वो बात करते हैं। इन लीव्स, सो बच्चे लीव्स के केस में एपिडर्मल सेल gets modified into guard cells। वो गार्ड सेल्स में मॉडिफाई हो जाते हैं टू क्रिएट एंड रेगुलेट एन ओपनिंग, ताकि एक ओपनिंग क्रिएट भी हो सके और रेगुलेट भी हो सके। उस ओपनिंग को स्टोमेटल एपर्चर कहा जाता है। दैट ओपनिंग इज कॉल्ड एज स्टोमेटल एपर्चर। स्टोमेटल एपर्चर कहा जाता है। तो बच्चे इसी का स्ट्रक्चर बनाते हैं। बट बच्चे गार्ड सेल्स जो है हम उसे मेनली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो स्टोमेटल एपरेटस इन केस ऑफ डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स, दोनों के केस में हम दोनों स्टोमेटल एपरेटस बनाने वाले हैं। क्योंकि स्लाइड्स का डिफरेंस है बट कंसिडरेशन में लेना है उसे। सो स्टोमेटल एपरेटस जो है वो बहुत सारी चीजें इंक्लूड करता है। इट इंक्लूड्स गार्ड सेल्स, subsidiary cells and stomatal aperture। ये तीन चीजें जो है वो स्टोमेटल एपरेटस का हिस्सा है। और यही तीन चीजें जो है वो हम डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स में दिखाने जा रहे हैं, यानी कि डाइकॉट लीव्स में और मोनोकॉट लीव्स में। ठीक है, सो बच्चे डाइकॉट्स में सबसे पहले तो गार्ड सेल्स बना रही हूँ विच आर नियरली बीन शेप्ड। तो बीन शेप गार्ड सेल्स है और ये बीन शेप गार्ड सेल्स ही ओपनिंग को रेगुलेट करेंगे। ठीक है, सो ये बीन शेप गार्ड सेल्स के अराउंड, पहले तो मैं इंटरनल अरेंजमेंट बता देती हूँ। इन दोनों जो बीन शेप गार्ड सेल्स होते हैं ना बेटा, इनकी जो इनर लाइनिंग होती है इट्स कंपैरेटिवली थिकर एज कंपेयर्ड टू द आउटर लाइनिंग, and these cells are surrounded by some more modified epidermal cells called as subsidiary cells। ये subsidiary cells हैं जो guard cells के functions को support करता है। ठीक है, ये subsidiary cells हैं जिसे surround कर रहा है। and the opening here is stomatal aperture। so this is stomatal aperture। ठीक है, these are subsidiary cells जो कि supporting cells है। और बच्चे these are guard cells, इसके गार्ड सेल्स हैं जो कि डम्बल बीन शेप्ड है, बीन शेप्ड गार्ड सेल्स। ठीक है, और बच्चे एक और चीज मैं यहाँ पे बता देती हूँ, दिस गार्ड सेल्स डू हैव न्यूक्लियस बट एडिशनली दे हैव वन मोर थिंग जो कि नॉर्मल एपिडर्मल टिश्यू में एब्सेंट रहती है। तो यहाँ पे मैं ना एक चीज बना रही हूँ जो एपिडर्मल सेल में स्ट्रिक्टली एब्सेंट रहती है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। सो दिस इज क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट रहता है गार्ड सेल्स में which remains absent in normal epidermal cells। although गार्ड सेल जो है वो मॉडिफाइड एपिडर्मिस है बट नॉर्मल एपिडर्मिस में बिल्कुल भी क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। और गार्ड सेल में कुछ स्पेशल फंक्शन कंप्लीट करना होता है, दैट्स व्हाई दे हैव क्लोरोप्लास्ट। अदरवाइज इनको भी कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है, एक स्पेशल फंक्शन पूरा करना होगा। क्योंकि स्टोमेटल एपर्चर जो है वो क्या करेगा, स्टोमेटल एपर्चर जो है उसको एक्सचेंज करना है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन।
तो उस पर्टिकुलर केस के दौरान गार्ड सेल की ओपनिंग जो है वो जरूरी है, और उसकी ओपनिंग के लिए वाटर जरूरी है। गार्ड सेल की ओपनिंग के लिए वो वाटर बिना मतलब के तो आएगा ही नहीं ना। वाटर जो है वो तब आएगा जब सॉल्यूट अंदर होंगे, और सॉल्यूट जो है वो कब अंदर क्रिएट होंगे, जब फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस करवाया जाता है, सॉल्यूट्स को इकट्ठा किया जाता है, फिर सॉल्यूट्स को इकट्ठा जब किया जाता है तो बच्चे इनर स्टेट में सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, तो सब्सिडरी सेल से वाटर यहाँ पे आ जाता है। वाटर यहाँ पे आएगा तो टर्जिडिटी बढ़ेगी, टर्गर प्रेशर बढ़ेगा और गार्ड सेल्स ओपन स्ट्रेच हो जाएंगे इनकी वॉल। पूरा मैकेनिज्म जो है वो हम डिटेल में डील करेंगे, बट फिलहाल इस तरीके से मैकेनिज्म होता है बच्चे। ठीक है, तो बच्चे ये हो गया हमारे पास गार्ड सेल्स इन केस ऑफ डाइकॉट्स। बट इफ विल टॉक अबाउट द मोनोकॉट्स, बाकी चीजें तो सेम है, बस एक फर्क रहेगा गार्ड सेल्स के स्ट्रक्चर में। बाकी सेम सब्सिडियरी सेल्स इन्हें सराउंड करेंगे। ये भी इनके केस में भी बीच में स्टोमेटल अपर्चर होगा, ये सब्सिडियरी सेल्स, ये आगे स्टोमेटल अपर्चर। बट ये है डम्बल शेप गार्ड सेल्स। इनके गार्ड सेल्स जो है वो बीन शेप की जगह डम्बल शेप होते हैं मोनोकॉट्स के केस में। ठीक है, विद प्रॉपर क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस एंड स्टोमेटल अपर्चर। इनके केस में भी वो सेम अरेंजमेंट रहेगा। ठीक है, तो बच्चे ये है स्टोमेटल apparatus फॉर एक्सचेंज ऑफ, फॉर गैसियस एक्सचेंज, यानी कि फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन बहुत अबंडेंट में फॉर्म होता है प्लांट के केस में, तो इसीलिए उसे बाहर रिमूव करना होता है। ठीक है, तो बच्चे ट्रांसपीरेशन भी इसके थ्रू हो जाता है। ट्रांसपीरेशन में वाटर लॉस तो होता है नहीं, लेकिन बच्चे वाटर लॉस के चक्कर में कुछ वाटर एब्जॉर्प्शन भी हो जाती है। ठीक है, तो ट्रांसपीरेशन जो है वो भी प्रोसेस जो है इसके केस में होता है। वाटर मूवमेंट करवाने के लिए ट्रांसपीरेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है प्लांट्स, तो इसीलिए उसे इग्नोर नहीं करेंगे। तो वाटर लॉस तो होता ही होता है, बाय डिफॉल्ट हो जाता है। स्टोमेटल अपर्चर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एक्सचेंज करने के लिए होता है, बदले में ट्रांसपीरेशन हो जाती है। पर उस लॉस के चक्कर में वाटर जो है वो मूव भी करता है लोअर रीजन से अपर रीजन में, ट्रांसपीरेशन पुल कहा जाता है जिसे। ठीक है, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा है। तो बच्चे ट्रांसपीरेशन पुल के लिए ट्रांसपीरेशन जरूरी है, तो इसीलिए एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस की तरह ही इसे कंसीडर करते हुए चलेंगे। ठीक है, सो ये हो गई पहली मॉडिफिकेशन जो हमें डील करनी थी, और ये मॉडिफिकेशन थी लीव्स की, क्योंकि लीव्स की जैसी जरूरत थी उन्होंने एपिडर्मिस को कुछ लोकेशन पे वैसे चेंज किया। बट ये ध्यान रखना जरूरी है कि लीव्स के केस में स्टोमेटा तो बनता है, बट डाइकॉट्स के केस में इट्स बीन शेप। और बच्चे ये स्टोमेटा जो है, जो डाइकॉट्स के केस में, डाइकॉट लीव्स के केस में होता है, वो ऊपर की सरफेस पे ज्यादा होगा, सॉरी लोअर सरफेस पे ज्यादा होगा, ऊपर की सरफेस पे कम होगा। तो लोअर सरफेस पे ज्यादा इसीलिए होगा क्योंकि डायरेक्टली धूप जो है वो ऊपर होती है ज्यादा, और टेम्परेचर भी ऊपर की तरफ हाई होगा। लोअर साइड पे टेम्परेचर कम होगा, तो इसीलिए स्टोमेटा कम खुलेगा और कम ट्रांसपीरेशन होगी, तो वाटर लॉस ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन यही होता है कि बाहर का टेम्परेचर तो सब जगह एक जैसा है, बाहर टेम्परेचर लोअर साइड में कम कैसे हो गया लीफ के? सिंपल सी बात है, जहां पे वाटर और मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर लॉस हो रहा है, वहां पे एयर में ह्यूमिडिटी आ जाने की वजह से वहां पे टेम्परेचर जो है वो लो होता है कंपैरेटिवली अपर साइड पे। बट इफ विल टॉक इन केस ऑफ मोनोकॉट्स, हमने कहा था इसके लीफ डॉर्सो वेंट्रली नहीं है, आइसोबाइलेटरल है। ये इस तरीके से होता है, सनलाइट ऊपर की तरफ पड़ रही है दोनों साइड पे इक्वली, ठीक है, इक्वली फॉल करेगी। तो मोनोकॉट्स के केस में दोनों साइड स्टोमेटा इक्वल होते हैं। ठीक है, और डाइकॉट्स के केस में लोअर साइड ज्यादा होंगे, ऊपर साइड कम होंगे। ठीक है, तो ये चीज जो है ये भी माइंड में रखनी है। स्टोमेटा डाइकॉट लीव्स में लोअर साइड में ज्यादा होते हैं, मोनोकॉट लीव्स में अपर एंड लोअर साइड दोनों बराबर होते हैं। काउंट जो है वो वेरी ज्यादा नहीं करता। ठीक है, और कोई पर्टिकुलर अमाउंट भी नहीं स्टोमेटा का यहाँ पे।
Now the second modification in case of roots. रूट्स के केस में कैसी मॉडिफिकेशन रहेगी? रूट्स जो है उसका फंक्शन है वाटर और मिनरल्स एब्सॉर्ब करना, तो क्यूटिकल तो होता ही नहीं है ना। तो रूट के एपिडर्मिस को बच्चे एक और नाम दिया गया है, दैट इज एपिब्लेमा। रूट एपिडर्मिस को एपिब्लेमा भी कहा जाता है। सो दिस एपिब्लेमा सेल, मैं यहाँ पे एपिब्लेमा मार्क कर रही हूँ, तो एपिब्लेमा सेल जो है हैज मॉडिफिकेशन, यानी कि ये क्या करता है, खुद को मॉडिफाई करके एक्सटेंड करता है। ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, दिस पार्ट इज अ साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन। ये पार्ट जो है ये साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है बच्चे। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंड हो गई है और साइटोप्लाज्म एक्सटेंड हो गया है, जिसकी वजह से एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो जाती है, दैट इज रूट हेयर। तो जैसे मैंने कहा क्यूटिकल तो वैसे भी नहीं है, एब्जॉर्प्शन जो है वो पॉसिबल हो सकती थी, लेकिन बच्चे रूट हेयर आर मेंट टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। क्योंकि एपिब्लेमा के केस में बाहर अगर हम सेल वॉल की भी बात करें तो सेल वॉल भी है, साथ में हमारे पास एब्जॉर्प्शन के लिए एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया भी चाहिए। बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं जो हमें आगे कंसीडर करने हैं। तो बच्चे रूट हेयर का पहला फंक्शन, इट इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये मॉडिफिकेशन यहाँ पे हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है स्टेम हेयर। स्टेम हेयर इन स्टेम, ठीक है। तो रूट्स के केस में फॉर्मेशन ऑफ रूट हेयर इज द मॉडिफिकेशन, और उसके बाद स्टेम हेयर जो है वो स्टेम में फॉर्म होगा। इस स्टेम हेयर का एक नाम है बेटा, द स्टेम हेयर इज कॉल्ड एज ट्राइकोम, पॉपुलरली नोन एज ट्राइकोम। और बच्चे दिस ट्राइकोम इज स्ट्रिक्टली अ मल्टीसेल्युलर स्ट्रक्चर, ये एक मल्टीसेल्युलर स्ट्रक्चर है। और मैं यहाँ पे इसको अलग से एक्सप्लेन इसीलिए कर रही हूँ, मल्टीसेल्युलर इसीलिए यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, बिकॉज अगर हम यहाँ पे बात करें, ये एक एपिब्लेमा सेल है। रूट हेयर के साथ कंपैरिजन के दौरान हमें पता चलेगा कि रूट हेयर मल्टीसेल्युलर नहीं है, इट्स अ यूनिसेल्युलर एक्सटेंशन। इसमें मल्टीपल सेल्स इन्वॉल्व नहीं होते, एक ही सेल जो है वो खुद की मेम्ब्रेन को एक्सटेंड कर रहा है, तो ये यूनिसेल्युलर एक्सटेंशन आ गई ना। बट अगर हम बात करें ट्राइकोम के केस में, तो ट्राइकोम एक मल्टीसेल्युलर स्ट्रक्चर है। अगर ये एपिडर्मिस है स्टेम के केस में, तो स्टेम के केस में क्या होगा, ये सेल्स डिवाइड करके इस तरीके से हेयर लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जो कि मल्टीसेल्युलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब बच्चे ये मल्टीसेल्युलर स्ट्रक्चर इट कैन बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, ये ब्रांच्ड भी हो सकता है और अनब्रांच्ड भी हो सकता है। और अनब्रांच्ड, और बच्चे सबसे बड़ी बात, इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं। फंक्शंस ऑफ दिस स्टेम हेयर, तो सबसे पहला फंक्शन तो इसका ये है कि बच्चे कई बार ये कुछ सिक्रीशन भी करता है, ठीक है। सॉफ्ट है, स्टिफ भी है, तो प्रोटेक्शन का भी काम करता है। तो बच्चे पहला तो सिक्रीशन, सिक्रीशन यानी कि प्लांट पार्ट्स को मॉइस्ट या वैक्सी रखने के लिए, या फिर उसका वेस्ट मटेरियल बाहर रिमूव करने के लिए, तो ये सिक्रीशन करता है। उसके बाद दिस कैन बी soft and stiff, and the stiffness is meant for its protection, प्रोटेक्टिव फंक्शन पूरा करेगा। और थर्ड और मेन फंक्शन, इट reduces water loss
अब बच्चे वाटर लॉस कैसे प्रिवेंट कर रहा है इसको समझना एक थोड़ा सा चैलेंज है, ठीक है। जो ट्रांसपीरेशन से वाटर लॉस हो रहा है तो उसको ये प्रिवेंट करेगा, रिड्यूस करेगा काफी हद तक। लेट्स से वी हैव सम ओपनिंग नियर स्टेम और लीफ, ठीक है। यहाँ पे लेट्स से कोई ओपनिंग है, यंगर स्टेम है, ठीक है, यंगर स्टेम है, यंगर स्टेम में हमें कुछ ओपनिंग्स देखने को मिल रही हैं, या फिर इसके नीचे लीफ है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है स्ट्रक्चर। तो अब यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ से ना वाटर लॉस हो रहा है ट्रांसपिरेशन से वेपर्स, एंड ये चीज जो है वो कंसिडरेबल है कि जो वाटर लॉस रहता है ना स्टोमेटा के थ्रू, जो वाटर लॉस होता है इट्स स्ट्रिक्टली इन वेपर फॉर्म। इसके केस में सॉल्ट्स नहीं होते हैं, प्योर वाटर होता है, आयनिक स्टेट्स, आयनिक फॉर्म्स इसमें अवेलेबल नहीं रहेंगी, कोई सॉल्ट कोई मिनरल नहीं, ठीक है, प्योर वाटर रहता है। तो वाटर जो है वो यहाँ पे रहेगा। अब बच्चे क्या होता है कि जब भी एक जगह पे वाटर कंटेंट हाई है, वाटर सेचुरेशन हाई है, तो उस दौरान वाटर जो है वो लेस कंसंट्रेशन एरिया से हाई कंसंट्रेशन एरिया में मूव नहीं करेगा, है ना। वाटर की एक टेंडेंसी है ना, वो ऑस्मोसिस शो करता है, वो कभी भी ऐसी जगह मूव नहीं करेगा जहां पे ऑलरेडी वाटर अबंडेंट में हो, अबंडेंस में हो। तो जब अबंडेंस में ऑलरेडी वाटर अवेलेबल है तो यहाँ से वाटर ऐसे एरिया में क्यों जाएगा जहां पे वाटर की अब रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ट्राइकोम क्या करता है, वाटर की सैचुरेशन क्रिएट कर देता है यहाँ पे। तो इसलिए सैचुरेशन क्रिएट होने की वजह से क्या होगा, इनर साइड से वाटर जो है वो बाहर नहीं आएगा, कम आएगा। क्योंकि अगर ये ट्राइकोम नहीं होता तो एयर का डायरेक्शन, अगर एयर का मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है तो वाटर वेपर्स को उड़ा के ले जाएगा बहुत ही इजीली। और बच्चे क्या होगा, ट्राइकोन के आ जाने की वजह से एयर पैसेज और एयर मूवमेंट में एक बैरियर क्रिएट हो जाता है, और साइमल्टेनियसली यहाँ पे वाटर कंसंट्रेट हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर लॉस जो है वो नहीं होगा बच्चे, ठीक है। जितना लॉस होता है उससे कम होगा। तो इस तरीके से ट्राइकोन जो है वो अपना फंक्शन फुलफिल करते हैं, ठीक है। कुछ रैंडम प्लेसेस पे ट्राइकोन्स प्रेजेंट रहते हैं, हर जगह में। तो 3 मॉडिफिकेशंस एपिडर्मिस के केस में, स्टोमेटा इन केस ऑफ लीव्स, रूट हेयर इन केस ऑफ रूट्स, एंड स्टेम हेयर इन केस ऑफ ट्राइकोन। बट कंपैरेटिवली अगर हम डील करें तो रूट्स हेयर्स जो है वो यूनिसेल्युलर है, स्टेम हेयर यानी कि ट्राइकोम are multicellular structure with trichome have different functions including secretion, protection and prevention of water loss or reduction of water loss, and roots have different functions, that is root hair is determined to absorb water from soil, ठीक है। प्रोसेस अभी नहीं करना, आगे आने वाले चैप्टर्स में डील करेंगे कि प्रोसेस क्या है वाटर एब्जॉर्प्शन का। फिलहाल के लिए इतना ही, ठीक है। ये है पूरी एनाटॉमी, पूरा स्ट्रक्चर, एंड इनफैक्ट हम इस पूरे स्ट्रक्चर को डील करेंगे आगे, ठीक है, पूरे टिश्यू को इनफैक्ट।